नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों। पाकिस्तान के खिलाफ हालिया संघर्ष के दौरान रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत के लिए ढाल बना, लेकिन अब रूस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी से देरी कर रहा है, जबकि भारत को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। दरअसल भारत ने जब साल 2018 में रूस के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम समझौता किया था, तो इसके मुताबिक रूस को 2021 से 2023 के बीच 5 एयर डिफेंस सिस्टम भारत को देने थे, जिनमें से पहले 3 साल यानी 2021 के अंत तक डिलीवरी कर दिए गए, लेकिन बाकी बचे 2 की डिलीवरी अभी तक नहीं हो पाई है। रूस बार बार समय सीमा को बढ़ाता जा रहा है। हालांकि रूस की डिलीवरी देने की क्षमता में आई देरी के कुछ वजह हो सकते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें चीन फैक्टर भी हो सकता है। देरी का कारण रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को भी माना जा रहा है, लेकिन द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे में एक चिंताजनक संभावना ये भी हो सकती है कि चीन के प्रेशर की वजह से रूस भारत को S-400 की डिलीवरी नहीं दे पा रहा। डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन अपने प्रभाव का इस्तेमाल रूस पर कर सकता है कि वो भारत को समय पर डिलीवरी न दे या कम से कम उसे प्राथमिकता न दे। इसका मकसद भारत की हवाई सुरक्षा को कमजोर रखना है, ताकि चीन को रणनीतिक बढ़त मिलती रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से पूछा कि क्या यूक्रेन मॉस्को पर हमला कर सकता है। ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन रूस के अंदर लंबे दूरी तक हमले करे, ताकि रूस को दर्द महसूस हो और पुतिन बातचीत की मेज पर आने को मजबूर हो जाए। ये जानकारी फाइनेंशियल टाइम्स ने दी है। ट्रंप ने 4 जुलाई को एक फोन कॉल पर ज़ेलेंस्की से कहा कि वोलोदिमीर, क्या तुम मॉस्को पर हमला कर सकते हो, सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला कर सकते हो। ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया, बिल्कुल, अगर आप हमें हथियार दें तो हम हमला कर सकते हैं। इस बातचीत के बाद अमेरिका के अधिकारियों ने यूक्रेन को एक लिस्ट दी, जिसमें उन हथियारों का जिक्र था जो दूसरे देशों के जरिए यूक्रेन को दिए जा सकते हैं। हालांकि अमेरिका अभी भी यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइलें देने को लेकर संकोच कर रहा है। ये मिसाइलें 1600 किलोमीटर दूर तक सटीक हमला कर सकती हैं। वहीं ट्रंप ने सोमवार को ऐलान किया कि वो यूक्रेन को हथियार बेचने की योजना बना रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे नाटो देशों के जरिए इन सौदों की कीमत अरबों डॉलर हो सकती है। बीबीसी से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि मैं पुतिन से निराश हूं, लेकिन अब भी पूरी तरह अलग नहीं हुआ हूं। बीजेपी के सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इसने कहा है कि SIR का दायरा ही साफ क्यों नहीं है और इसकी नागरिकता से क्यों जोड़ा जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने बिहार में SIR प्रक्रिया पर कहते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं कि किसी बड़े चुनाव से पहले 6 महीने के अंदर तो SIR प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। TDP ने इस मामले में चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। तो सवाल है कि कहीं TDP का यह कदम बीजेपी के लिए गठबंधन में दरार की वजह तो नहीं हो सकता है, और क्या अब चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ेगा। TDP ने आग्रह किया है कि यह प्रक्रिया नागरिकता के मुद्दे से जोड़े बिना केवल मतदाता सूची को अपडेट करने तक ही सीमित रहनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी TDP ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे पत्र में कहा कि SIR की प्रक्रिया को लेकर जनता में भ्रम की स्थिति है। कई लोग इसे नागरिकता की जांच से जोड़ रहे हैं, जो गलत धारणा बना रही है। हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग इस प्रक्रिया का दायरा साफ करे और ये सुनिश्चित करे कि SIR केवल वोटर लिस्ट को ठीक करने तक सीमित रहे, ना कि नागरिकता सत्यापन से जुड़े। TDP ने कहा कि अगर इस प्रक्रिया को ठीक ढंग से साफ नहीं किया गया तो ये अल्पसंख्यक समुदायों और सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में अविश्वास को बढ़ा सकता है। TDP के इस रुख को आंध्र प्रदेश की स्थानीय राजनीति से भी जोड़ा जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री बने चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य में सभी समुदायों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यक और सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का एक बड़ा वोट बैंक है, और TDP नहीं चाहती है कि SIR को लेकर कोई गलत संदेश जाए। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने मंगलवार को बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। यह उनके पिछले 5 वर्षों में पहली चीन यात्रा है, और यह मुलाकात 2020 में गलवान घाटी में हुए सैन्य संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। जयशंकर संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर चीन में है। ये मुलाकात पिछले साल अक्टूबर में रूस के कजान में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई।
बैठक के बाद हुई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जयशंकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलकर भारत की विदेश नीति को बर्बाद करने वाला एक पूरा सर्कस चला रहे हैं। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में तंज कसते हुए लिखा, लगता है अब चीनी विदेश मंत्री ही आकर प्रधानमंत्री मोदी को भारत चीन रिश्तों के हालात बताएंगे। विदेश मंत्री जयशंकर अब एक ऐसा सर्कस चला रहे हैं जो भारत की विदेश नीति को पूरी तरह तबाह कर देगा। राहुल ने एक खबर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है जिसमें लिखा है कि विदेश मंत्री जयशंकर ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों के हालिया विकास की उनको जानकारी दी। इसके बाद ही राहुल गांधी ने कहा कि लगता है अब चीनी विदेश मंत्री ही आकर पीएम मोदी को भारत चीन रिश्तों के हालात बताएंगे। ये एक तंज था कि वो नहीं कर रहे हैं, आप वहां जाकर उन्हें जानकारी दे रहे हो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के भारत चीन के बीच संबंध सुधारने वाले बयान पर तीखा हमला बोला। जयराम रमेश ने विदेश मंत्री जयशंकर के उस बयान पर आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने 14 जुलाई को चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग के साथ बैठक में कहा था कि भारत चीन संबंध पिछले अक्टूबर में कजान में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक के बाद से लगातार बेहतर हो रहे हैं और हमारे संबंधों का निरंतर सामान्यीकरण आपसी लाभ पहुंचाने वाला हो सकता है। कांग्रेस नेता ने यह दावा किया कि चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को पूरा समर्थन दिया। कांग्रेस नेता ने भारत की दूरसंचार, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में चीन पर निर्भरता को लेकर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि चीन ने भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट, विशेष उर्वरक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए टनल बोरिंग मशीनों जैसी अहम सामग्रियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बावजूद भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा रिकॉर्ड 99.2 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने वो भी बताया जो चीन भारत के खिलाफ लगातार कर रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर राजनीति तेज हो गई है। जहां सरकार कांवड़ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए पूरी ताकत से लगी हुई है, तो वहीं नगीना सांसद एवं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कांवड़ यात्रा को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने यूपी में सड़क पर नमाज अदा किए जाने पर रोक लगाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि 1 महीने तक सड़क बंद हो सकती है तो नमाज के लिए 15 मिनट क्यों नहीं बंद हो सकती है। उन्होंने कहा कि आपको सरकार में आने का मौका मिला है तो संविधान का सम्मान करना चाहिए। धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप मुसलमानों, सिखों, बौद्धों, जैनों की धार्मिक आज़ादी को छीनने का काम कर रहे हैं। आप उन पर अन्याय कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार सभी धर्मों का सम्मान करे। केरल की नर्स निमिषा प्रिया की बुधवार को यमन में होने वाली फांसी 1 दिन के लिए रोक दी गई है। भारत सरकार 36 वर्षीय निमिषा प्रिया के मामले में हर संभव मदद देने की पूरी कोशिश कर रही है, जिसके उनके परिवार और बातचीत करने वाले लोगों को पीड़ित तलाल अब्दो मेहदी के परिवार के साथ आपसी सहमति से कोई हल निकालने के लिए अधिक समय मिल सके। यानी 1 दिन के लिए जो फांसी रुकी है उसका इस्तेमाल अब्दो मेहदी के परिवार से बातचीत में इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें, निमिषा की फांसी टलने की वजह है भारत के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबूबकर अहमद, जिन्हें कंथापुरम एपी अबूबकर मुस्लियार के नाम से भी जाना जाता है। इस वक्त मुस्लियार अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि वो यमन में तलाल के परिवार को मना सकें ताकि वो ब्लड मनी यानी मुआवजा लेकर मनीषा को माफ कर दें। उन्होंने यमन के अधिकारियों से सीधे बात भी की है। यौन उत्पीड़न के मामले में क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। यश दयाल के वकील गौरव त्रिपाठी ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि कोर्ट ने ये भी निर्देश दिए हैं कि आरसीबी के लिए खेलने वाले यश दयाल के खिलाफ अगली सुनवाई तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। बता दें, बीते हफ्ते क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया कि जिस क्रिकेटर के साथ वो 5 साल से रिश्ते में थी, उन्होंने उनका उत्पीड़न किया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।